प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, ये ग्रैंड डायलॉग क्या चीज़ है जिसकी आपकी पार्टी के कुछ लोग बात कर रहे हैं? ये ग्रैंड डायलॉग एक मुमकिन हल है पाकिस्तान की जो मौजूदा हाकमियत के मसाइल हैं, जिसमें जो पैदा हुए 2017 में मियां नवाज शरीफ की नाहक नाअहली से, उनको सदारत से हटाए जाने से, और जो एक पूरा तजर्बा इमरानी किया गया, उसके नतीजे में अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वो तो तजर्बा इमरानी एक अजाब बनकर नाकाम हो गया, लेकिन उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर तकसीम नजर आई है, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का जो जमहूरी तरीका है, उसकी जो आगे धुंध आई हुई है, उसको हमें साफ करना है। तो ये तभी मुमकिन है कि डायलॉग जो है वो तमाम जो इस वक्त इक्तदार में, चाहे आईनी तौर पर या आईन से मावरा इदारे हैं, वो सब इसमें शामिल हों। तो उसमें फिर जुडिशरी भी शामिल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें सियासी जमातें और मुंतखब इदारे भी शामिल हैं, कि सब मिलकर बैठे और इसका हल सोचें कि हमें जो आइन में दर्ज वादा है कि इस रियासत में अल्लाह ताला के बाद हाकमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, ये नस्ब-उल-ऐन हम कब और कैसे हासिल कर सकें। तो खुर्रम साहब, इस ग्रैंड डायलॉग में क्या तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा? जी, जो भी जमातें पार्लियामान का हिस्सा हैं, अगर उस पे ये बात आगे बढ़ती है, तो पार्लियामान में जो अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, तो कोई भी हो, उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन वैसे तो खैर तहरीक इंसाफ ईवान का हिस्सा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, लेकिन इनको तो साजिशी टोला करार दिया जा चुका है ना खुर्रम साहब। साजिशी टोले को से कैसे बात होगी? नहीं, देखिए, साजिशी टोला वो लोग हैं जिनके ऊपर 9 मई के मंसूबा साजी, उसकी सहूलतकारी और उसकी जिम्मेदारी के शवाहिद मौजूद हैं। तो लिहाजा जो सियासी जमात है, वो पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जिसको सपोर्ट करना चाहें, लेकिन जो लोग उसमें से मुजरिम हैं उन्हें सजा मिलेगी, जो नहीं मुजरिम वो रिहा होंगे। लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे अब सेनेट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, वो अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, जो कि अभी काफी हमें मुश्किल नजर आ रहा है ये डायलॉग, क्योंकि इसके जो TOR हैं और ऐसे इदारे जो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के आइन में इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, इसको वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी तग-ओ-दौ चाहिए, ताकि इसके जो ग्रैंड डायलॉग के TOR भी सेट हो सके। सही है, लेकिन खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ ने तो इसको पहले ही मरहले में रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम किसी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुस्तरद करते हैं इसको। और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जो ताकत का मंबा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या मुमकिन है कि मुज़ाकरात किए जाएं? देखिए, मुज़ाकरात तो एक समझें ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें लगा दिया गया। जो मुज़ाकरात के जो जिस बुनियाद पर होने हैं वो मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हम तो पार्लियामान की हद तक जरूर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक इंसाफ या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनके पास बेहतर तजावीज हैं, कानून साजी की तजावीज है, इलेक्शंस को बेहतर करने के लिए जिस पे उनका बहुत कंसर्न है, या पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, या उनके पास कोई सोच है कि किस तरह दहशतगर्दी से लड़ा जा सकता है या नया रोजगार पैदा किया जा सकता है, तो अवाम के मसाइल के हल के लिए अगर कोई गुफ्तगू या मुज़ाकरात करने हैं तो हम हमेशा तैयार हैं। सर, इसका कोई अमली तौर पर यानी इम्कान या कोई माहौल दिखाई दे रहा है आपको इसका? यानी ख्वाहिश तो हो सकती है, माहौल भी है? देखिए, जहां जरूरत होती है, मसलन अभी अगरचे ऐलान गालिबन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन तहरीके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन्होंने पार्लियामान की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें उन्होंने कहा जी हम हिस्सा लेंगे। जो भी कमेटियों में मुख्तलिफ चेयरमैन बनने हैं उस पर भी उन्होंने पूरा अपना उस पर मुज़ाकरात और गुफ्तगू की है और अपना हिस्सा लेने का इंदिया दिया है।
तो वो जो पार्लिमानी इश्यूज हैं वही बेहतर जगह है इस डायलॉग की, और उसी के जरिए अगर एक वो रास्ता बनता है जिसके जरिए फिर लार्जर इश्यूज के ऊपर बात हो सके। इसलिए हल जो है वो आज भी, अगर हमें समझ आ जाए कुछ अरसे बाद भी, हल पार्लियामान में ही है। जिस तरह 2013 में इन्होंने बहुत शोर उठाया, आपको मालूम है, धरना भी किया, इस्लामाबाद पर हमले भी किए, लेकिन जो भी मुमकिन हल था वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए इलेक्शंस एक्ट 2017 की सूरत में ही सामने आया। और यही सबक है कि हम धरने कर लें, हम एहतजाज कर लें, पार्लियामान पर लानत भेज दें, अवाम को सिविल नाफरमानी की तलकीन करें, बिल जला दें, कहीं जी पैसा बैंकों के जरिए ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें, लेकिन जो देरपा हल है वो पार्लियामान से ही बाहर आता है, वो एजिटेशन से बाहर नहीं आता। सही है। खुर्रम साहब, आज 77 सीट्स ऑफ डिफरेंट असम्बलीज, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर उन पर जो मखसूस नशस्तों वाले लोग थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। जाहिर है ये वो नशस्तें थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी और बाकी सियासी जमातों में बांट दी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी था वो 44 सीट्स के साथ PMLN ही थी। तो अब खुर्रम साहब, आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि ये आपका हक नहीं बनता था, गलत मिली थी नून लीग और बाकी जमातों को? जी नहीं, ये मफरूजा है जिसकी कानून इस मामले में खामोश है, और जब तक कानून खामोश है एक ऐसी जमात, देखें आप, वैसे तो हम गुफ्तगू में कह देते हैं तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन कागज के ऊपर जब देखा जाएगा तो ऐसी ना ही कोई जमात मौजूद थी, ना उन्होंने कोई लिस्ट दाखिल की, ना जब इंतखाबात हुए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं वो भी एक आजाद नशिस्त पर अपने निशान पर नहीं, एक आम रैंडम किसी निशान पर मुंतखब हुए थे। तो लिहाजा वहां कानून ये बिल्कुल इस मामले में वाज़ेह नहीं करता कि ये किसी का हक था। ये एक खाली जगह है, एक बहुत बड़ा खला है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट इसको अपने फैसले के जरिए पुर करेगा, या फिर बिल आखिर पार्लियामान को ही इस फील्ड में आकर इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, जिस इबाम का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो दूसरा हिस्सा है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये इबाम अब खत्म नहीं हो गया कि ये कम से कम इन जमातों को नहीं मिलनी चाहिए जिनको मिली है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हुक्म इम्तनाई दिया है वो सिर्फ इसको कंसिडर करने के लिए है, अभी ये वाज़ेह नहीं है। क्योंकि ये मैं याद करा दूं कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, कोई छोटा बेंच नहीं था, उन्होंने तमाम एविडेंस को देखकर, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जिसने 51 सेकंड में 51 जमानतें भी दी हैं PTI की, लेकिन उन्होंने तमाम जब शवाहिद और कानून का मुतालिया किया तो वो इस बात को कहने पर मंतकी नतीजा यही निकाला कि इनकी ये नशिस्तें नहीं बनती। ये भी हो सकता है कि ये नशिस्तें खाली रहें जब तक पार्लियामान इस पर कोई कानून साजी नहीं कर देती, लेकिन ये किसी और जमात का हक नहीं है। सही है। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब, सुप्रीम कोर्ट के भी तो जो जजेस साहिबान जिन्होंने इस फैसले को ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया और फैसले को मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन के, उसमें भी तो जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा ना कि ये तो तय है कि एक जमात का को उसकी हासिल करदा सीटों से ज्यादा मैंडेट नहीं मिल सकता, ये तो तय है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस हद तक तो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, अव्वल तो बेहतर ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर कोई जैसे कहते हैं ना बेंच से कानून साजी ना करे और पार्लियामान को रेफर कर दे, और जब तक पार्लियामान इसमें अपनी कोई राय नहीं दे देती तब तक ये नशिस्तें खाली रखी जाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आज का जो कानून है उसके तहत ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं है। जी हाँ, इस सिलसिले में तो खैर आप ठीक कह रहे हैं कि ये भाम इलेक्शन कमीशन को भी और इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इरादा रखता है, लेकिन जाहिर है इसका एक हिस्सा तो इंप्लीमेंट हो गया कि जिन जमातों को मिली थी वो सीटें वो वापस ले ली गई हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है या नहीं, ये इसके लिए तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये डिसाइड होना भी बाकी है। लेकिन जी, तो ये फैसला होगा अभी। जी सही है। लेकिन खुर्रम साहब, अब ये हुआ है कि 2/3 अक्सरियत नहीं रही, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? जी, इम्पैक्ट जब इंतखाबात हुए थे हमें ये तवक्को नहीं थी कि 2/3 अक्सरियत होगी। ये बीच में इबहाम की वजह से कुछ देर हुआ है, लेकिन कोई ऐसी इस वक्त बहुत ही अहम या अर्जेंट आईनी तरमीम नहीं है जो करने वाली है।
अभी आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे सर, ये शायद वक्त की ज़रूरत भी है, इसका इशारा पिछले दिनों ताजरों ने भी दिया था। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जो अपनी कुछ 60 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जारी की है पाकिस्तान के हालात पर, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बावजूद गैर यकीनी मौजूद है, और ये भी कहा है कि इस गैर यकीनी या बेयकीनी की वजह से पॉलिसी इस्लाहात जो है उसका नफाज मुश्किल हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये जो डायलॉग की बात हो रही है इसके लिए आईएमएफ को सेटिस्फाई करना भी बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी बेचैनी का, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा किया जाए, ताकि कम से कम जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस पैकेज को साइन करना है वो उनका एतमाद बढ़ जाए इस पर? जी देखिए, आईएमएफ की सियासी जो राय जनी है मैं उससे मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, ये उनका काम नहीं है कि वो हमें समझाएं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में एक वाज़े मेजॉरिटी वाली हुकूमतें सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी कायम है, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत बनी है। तो लिहाजा आईएमएफ मुआशी मामलात पे तो जरूर अपनी राय दे सकता है, जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन सियासी मामलात में एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कहीं कोई ऐसी बदअमनी नहीं है, जरूर चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी भी है और अभी आज़ाद कश्मीर में भी एक इशू उठा है, लेकिन मुल्क में बाय लाज कोई ऐसी बदअमनी नहीं है जिसकी वजह से आईनी हुकूमत अपना काम ना कर सके। तो लिहाजा आईएमएफ को मैं आपके तवज्जुह से भी ये इस्तदा करूंगा कि सियासी मामलात में अपनी राय को अपने पास रखें, हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में उन्हें चला दें। सर, मगर हैरत की बात है कि अपनी रिपोर्ट के पहले ही सफ़े पर आईएमएफ ये लिख रहा है कि इंडिपेंडेंट्स एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पीटीआई पार्टी वन मोर वोट्स देन एनी अदर ग्रुप एंड हैव फॉर्म्ड साइजेबल ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, और वो फिर इसका बार बार 2-3 जगह पे जिक्र भी करता आगे जाके। तो इसको क्यों आईएमएफ कंसिडर कर रहा है? क्या उसको अपने दायरा कार का पता नहीं है कि उसको इस झंबेले में नहीं पड़ना कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, कौन क्लेम कर रहा है कि हम जीते हैं, और बस उनको तो डील साइन करना है? असद साहब, अब आपको और आपके तवज्जुह से नाज़रीन को समझ आना चाहिए कि बानी चेयरमैन ने जो खत लिखा था आईएमएफ को, जिस पर कुछ अर्सा पहले बड़ी ले-दे हुई थी, ये उस गलत और मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक कदगन लगाई उन्होंने कि उन्होंने खुद लिखकर आईएमएफ को पाकिस्तान के सियासी मामलात में राय जनी की दावत दी। ये वो दरवाजा उनका खोला हुआ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में जो नकब लगी है वो बानी चेयरमैन की लगाई हुई है, जिसके अंदर से अब आईएमएफ इस किस्म की राय जनी कर रहा है, वरना इससे पहले उनको ऐसी राय जनी की कभी जसारत नहीं थी और इंशाल्लाह दोबारा भी नहीं होगी जब ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन ये उस खत का एक जहरीला असर है जो हमें उनके लिखा। आप ये कह रहे हैं खुर्रम साहब कि आईएमएफ जैसा बड़ा इदारा एक सियासी जमात के लीडर के इन्फ्लुएंस में है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की सियासी जमातें उन्हें दावत देंगी कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पर काजी बनकर बैठे, तो इस किस्म के फिर खत लिखे जाएंगे, उनकी तरफ से जवाब भी है इस किस्म का। लेकिन आपको याद होगा जब ये उबूरी एक प्रोग्राम साइन हो रहा था, उससे पहले जमान पाक में जाके आईएमएफ के लोगों ने मुलाकात की थी, उस वक्त तो कोई खत नहीं लिखा गया था, उसके बाद खुद लिखे गए, तो ये आईएमएफ की चॉइस नहीं थी आपके ख्याल में? नहीं, आईएमएफ की तो कोशिश ये थी उस वक्त भी कि जो प्रोग्राम उस वक्त ऑन था, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से खत्म हुआ है, कि उसकी जो जिसे हम कहते हैं ओनरशिप, वो पाकिस्तान की सियासी जमातें लें ताकि उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब अब वो प्रोग्राम खत्म हो गया, एक नए प्रोग्राम के लिए निगोसिएशन हो रही है। जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ये उस प्रोग्राम की कामयाबी से खात्मे की रिपोर्ट है जो पिछले साल पीडीएम की हुकूमत ने दोबारा चालू किया था जुलाई में जी। तो लिहाजा ये उसका असर है। लेकिन इस दौरान आपको मालूम है कि 2022 में पीटीआई के जो उस वक्त के साबिक वजीर खजाना थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी टेलीफोन कॉन्वर्जेशन है 2 सूबाई वज़राए खजाना से कि किस तरह इसको अंडरमाइन किया जाए, और एक शख्स की जो रिहाई है वो सबसे अहम चीज है, मुल्क का मफाद। हालांकि एक वजीर ने पूछा भी कि इससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं होगा,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो बानी चेयरमैन की रिहाई है वो ज्यादा अहम है। तो लिहाजा ये जमात बार बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को अपने जाती सियासी मकासद पर कुर्बान कर रही है, और उसके नताइज ये हमें, हमारे लिए परेशानी से ज्यादा ये है कि ये जो जिस तरह अप्रैल 2019 में IMF को पहली दफा रायजनी की दावत दी गई थी पाकिस्तान की जो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ये वैसा ही एक सवाल है जो एक मुस्तकिल हमला है PTI की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तारी के ऊपर। ये तो एक बहस है ना कि IMF को ये रायजनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप समझते हैं नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये लेकिन नहीं उसका जो कंटेंट है ये कहना IMF की तरफ से कि ये बेचैनी काम नहीं है। जी सही है, आपके कहने हैं कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कंटेंट है इसका कि जी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम या बेचैनी मौजूद है, इससे भी आप इख्तलाफ करते हैं? जी मैं इख्तलाफ करता हूं। देखिए, सियासी बेचैनी जो है वो आज के दिन जब हम मुल्क में आटे, प्याज, टमाटर, सरिया, सीमेंट की कीमतें कम हो रही हैं, स्टॉक मार्केट ने आज भी रिकॉर्ड कायम किया है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो दोबारा 15 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं, तो एक हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ ये ढंढोरा, आप ये भी तो देखिए ना कि IMF ने पाकिस्तान के इसी रिपोर्ट में जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आप नहीं बता रहे अपने नाजरीन को, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मौशी इशारिये जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि अदम इस्तेहकाम है, उन्होंने सियासी बात की है, लेकिन जहां मुईशत की बात थी, जो उनकी कॉम्पिटेंस है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुस्बत सिमत में जा रहा है। सही है, उसकी तरफ हमें एम्फसाइज करना है। सिर्फ ये एक ख्याली ज़हन में लोगों के अगर इंतशार है या वो इंतशार फैलाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमें बजाय ये कि हम उस पर एम्फसाइज करें, हमें पाकिस्तान के लोगों का मफाद इस वक्त आज के रोज ये है कि पाकिस्तान जिस इस्तेहकाम की समत की तरफ चल पड़ा है उसकी तरफ मजीद पेशरफ्त। सही है। खुर्रम साहब, क्या तहरीक इंसाफ को बैन करने पर गौर हो रहा है? जी नहीं, ये कभी भी हमारी पॉलिसी नहीं थी। जब PDM की हुकूमत थी तब भी इस पर डिस्कशन जरूर हुई, लेकिन सियासी जमातों को बैन नहीं करना, उनके अंदर जो मुजरिम हैं उनको सजा देनी। सही है। खुर्रम साहब, ये कश्मीर में क्या हुआ है? आज़ाद कश्मीर में मामले को मिस हैंडल किया गया है, मुतालबात नाजायज़ हैं या जायज़ हैं, या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है? वहां पर क्या हुआ है? तो आप बताइए ना जी अपने नाजरीन को कि वहां किस जमात की हुकूमत है, ताकि ये मामला क्लियर हो। किस जमात की हुकूमत है सर? सभी जमातों की हुकूमत है वहां तो। आपने बताना है किस जमात की हुकूमत। नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं? लिहाजा वहां एक जो हुकूमत एक मौजूद है, जो 2021 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, उसके अंदर फिर इंतशार आया, एक वजीर आजम को बदला गया, फिर दूसरे वजीर आजम को बदला गया, तो वहां एक अजीब सा सियासी खलफशार है। और मैं अपनी जाती राय अगर मैं दूं आपको इस प्रोग्राम पे, तो बेहतर यही है कि बजाय इस सियासी खलफशार को आगे बढ़ाया जाए, फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात, उनकी जो वजीर आजम है उनको कॉल कर देने चाहिए, ताकि ये जो मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है, जो कि किसी भी तरह, देखिए आज़ाद कश्मीर में होने वाला हर वाक़या उसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत है, जिसको हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। लिहाजा हमें तो उसको एक मॉडल बनाना है बेहतर जमहूरियत का। उसका तरीका यही है कि फौरी तौर पर वहां इंतखाबात करवा दिए जाए। सही है, लेकिन सर बावजूद इसके कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर आज़म अगरचे उन लोगों का है जो तहरीक इंसाफ में रहे हैं, मुनहरिफ होकर आ गए, और एक तरह से हम इसको वही ढांचा इसका जो PDM की हुकूमत का ढांचा बना था, तो फिर भी आप समझते हैं कि ये आपकी जमातों पर मुश्तमिल या पीपल्स पार्टी PMLN फिर भी नए इंतखाबात होने चाहिए? जी, ये मैंने अपनी जाती राय दी है। ये अभी पार्टी का इंशाल्लाह इजलास होगा इस हफ्ते के आखिर में, उस पर और वजाहत से बहस होगी। लेकिन जो मैंने मामलात को देखा है पिछले चंद दिनों में, वो हमें एक ऐसी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो, जिसे हम कह सकते हैं वहां की हद तक, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल मुआवनत के बगैर जो है वो मामलात चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। सही है।
बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के फैसले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो आज एक्शन लिया है, और दूसरे हिस्से में तजब्जुब का शिकार है कि ये सीटें जो खाली हुई हैं ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडेट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मौक़िफ़ था उसको आधा तस्लीम कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने वो नशस्तें जो सियासी जमातों में बांट दी गई थी, 77 सीट थी, वो वापस ले ली हैं या मुअत्तल हो गया है। आप इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर? मेरे ख्याल में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि नाइंसाफी जो हुई थी वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अभी इसके बारे में अदालत का आखिरी फैसला आना बाकी है। अदालत का जो अभी इंटरिम फैसला आया था उसकी रोशनी में इन्होंने सस्पेंड कर दिया है इन सारे इलेक्टेड मेंबर्स को। अब फाइनल फैसला जो आएगा उसकी रोशनी में ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल सकती हैं, और अगर ये मिलेगा तो यूं ये मेरे ख्याल में एक इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। जो उनको नहीं मिल रही थी ये सीटें, ये बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही है। तो अहमद बिलाल साहब, इसमें जो दूसरा हिस्सा है इसका कि ये वापस क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है और वो समझता है कि इस पर तशरीह होना बाकी है और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। क्या आपके ख्याल में इस पर इबहाम बाकी है, इबहाम मौजूद है कि ये क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनती है या नहीं? जी हाँ, इस बारे में इबहाम बाकी है टेक्निकली, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई थी कानून के मुताबिक, और ना ही उसके फिर उम्मीदवारों ने कोई नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए थे रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट। तो ये चूंकि कानून में लिखी भी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो पूरी नहीं की, लेकिन अब उसकी अदालत इंटरप्रिटेशन कर सकती है कि जो जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उसकी पार्लिमानी पार्टी सही माने में इलेक्शन के बाद वजूद में आई है, वो कैसे करा सकती थी जमा प्रायोरिटी लिस्ट। तो लिहाजा उसके केस में ये कानून लागू नहीं होता। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो सिर्फ अदालत कर सकती है। मेरे ख्याल में वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन कानून में बहरहाल ये लिखा हुआ है। सही है। मगर अहमद साहब, क्या ये इबहाम दूर नहीं हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है? क्योंकि अदालत में जब वकील खड़े हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई आजाद मेंबरान आजाद जीत कर एक सियासी जमात का हिस्सा बन जाएं तो वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। तो इस लिहाज से क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप एक पार्लिमानी पार्टी मानते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को यकीन रखता हूं, और बल्कि मैं समझता हूं कि पीटीआई ने थोड़ी सी गफलत का मुजाहरा किया है। पीटीआई के इन लोगों को सबको पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी बना के अपनी नशिस्तें डिमांड करनी चाहिए थी, तो वो मिल सकती थी। इसलिए कि जो रूल्स में लिखा हुआ है ना सिंबल की बात, वो एक बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है, क्योंकि सिंबल का जो रेलेवेंस है वो जनरल इलेक्शन में तो होता है, लेकिन रिजर्व सीट के लिए सिंबल की क्या अहमियत है, और वो रूल में लिखा हुआ है, वो कानून में भी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अच्छा होता अगर पीटीआई अपने नाम से करती, लेकिन बहरहाल उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की है, तो हर लिहाज से वो एक पार्लिमानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। लेकिन अहमद साहब, एक सवाल लेकर सलमान अकरम राजा गए थे लाहौर हाईकोर्ट के पास, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जी आप इसकी इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे। और वो सवाल ये था कि सिंबल तो ले लिया गया है लेकिन हमें आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, हम तो एक पार्टी के मेंबर हैं और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भले ही हमारे पास सिंबल मौजूद ना हो। इस नुक्ते पर भी वजाहत आना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये केस फिक्स नहीं हुआ। आप समझते हैं कि इस सवाल के जवाब से शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं? जी, ये सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकली जब किसी सियासी जमात को एक कॉमन सिंबल नहीं मिलता और वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस वक्त तक तो वो आज़ाद ही तस्वर होंगे जब तक कि वो इलेक्ट होके असेंबली में आना जाए और आके फिर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार न कर लें। तो अब ये जो पीटीआई की अपनी गफलत है ना कि उन्होंने इलेक्ट होने के बाद सारे आज़ाद उम्मीदवार उनको फौरी तौर पे आके अपनी
क्योंकि पार्टी तो मौजूद है, पार्टी को तो उन्होंने किसी ने डिसबैंड नहीं किया, उनको उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने पहले मजलिस वहदत मुस्लिमीन में जाने का इरादा किया, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। तो ये बात इलेक्शन की हद तक तो वो आज़ाद ही रहेंगे क्योंकि उनके पास कॉमन सिंबल नहीं है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद फौरी तौर पर वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, फिर वो उसी पार्टी के साथ गिने जाएंगे। लेकिन उस वक्त इस बात का खदशा मौजूद था अहमद बिलाल साहब के इलेक्शन कमीशन इसकी इंटरप्रिटेशन यही करेगा कि तहरीक इंसाफ में ये लोग शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अभी या वो एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं है या पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है। चूंकि पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अगरचे यही मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी था, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर उस तरह की पाबंदी नहीं थी। तो आप लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये गलत फैसला किया तहरीक इंसाफ ने, उनको अपनी ही पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना चाहिए था। मेरा ख्याल यही है क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कानून में कि उस पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा हो और उस पार्टी के पास सिर्फ रूल्स में लिखा हुआ है कि उसके पास सिंबल होना चाहिए। हालांकि वो सिंबल की कोई रेलेवेंस नहीं बनती इस केस में, क्योंकि सिंबल तो जनरल इलेक्शन लड़ने की हद तक रेलेवेंट है। उसके बाद अगर आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर वो मुंतखब होने के बाद पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की बहसियत पार्टी हैसियत पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें पीटीआई मौजूद है, सिर्फ उसका सिंबल नहीं है। तो इसलिए वो पार्लिमानी पार्टी बन सकती थी और वो अपने नाम से सीटें भी क्लेम कर सकती थी। और जिस तरह आप वो अदालत पे गए हैं तब भी अदालत पे जाते तो उनका केस शायद आपके मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता, लेकिन बहरहाल वो तो वक्त गुजर गया। इसलिए अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहरहाल एक पार्लिमानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्हीं को उनकी पार्टियां उनके मुताबिक नशिस्तें मिलनी चाहिए जितनी उनके पास उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सही है अहमद बिलाल साहब, आपने सही कहा कि पार्टी तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो मौजूद है एक लिस्ट में, लेकिन तीसरी मरतबा उनके इंतखाबात पर एतराज़ात उठाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ क्यों अपने इलेक्शन ठीक नहीं करा पा रही, या इलेक्शन में लगाए जाने वाले जो एतराज़ात हैं, चलिए उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या कबाहतें आपको दिखाई दे रही हैं इलेक्शंस में? देखिए, ये जो तीसरी बार उनके एतराज़ात हैं वो तो मेरे इल्म में ही नहीं है कि एतराज़ क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने एतराज़ात तो पब्लिक भी नहीं किए हैं। जी, नहीं किए। वो तो सिर्फ उनको शायद पीटीआई को कम्युनिकेट किए हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी अगली जो पेशी होगी उसके ऊपर शायद कोई इसके ऊपर बात हो जी। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि उनके इलेक्शन बार बार काबिल कबूल नहीं हो रहे। पहले 2 दफा हो चुके हैं, लेकिन पहली दफा तो मैं भी मानता हूं कि पीटीआई ने गलत किया था। अब उसके बाद 2 दफा क्या एतराज़ात है उनको रफा कर लेना चाहिए। उनके एतराज़ात देखने के बाद ही आदमी कुछ कह सकता है, लेकिन जहां तक उनके पार्लिमानी पार्टी होने का सवाल है, वो इलेक्शन हुए हों या ना हुए हों, पार्लिमानी पार्टी का वजूद क्वेश्चनेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं कि आपने इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए तो आपको इतने फाइन हो चुका है। देखिए, एक सजा तो उनको मिल गई कि इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, वो तो अब खत्म हो गई बात, अब इलेक्शन हो गए। सही है अहमद बिलाल साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर एक बहस चल रही थी पिछले दिनों बहुत, और अभी भी किसी हद तक वो बरकरार है कि अपोजिशन के पास जानी चाहिए या हुकूमत के पास जानी चाहिए। अभी तक चूंकि इसका फैसला नहीं हुआ, बाद लोगों के ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम ना दिया जाना इसमें रुकावट है, बाद लोग ये समझते हैं कि नहीं, हुकूमत भी इस पर जो है वो को बहुत ज़्यादा राजी दिखाई नहीं देती कि वो अपोजिशन ही को ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे। असल में क्या होना चाहिए इस मामले में? असल में तो ये बहसियत एक रिवायत के बाद तय हो चुकी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत अपोजिशन पार्टी के हवाले की जाएगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन इसका फैसला करेंगे कि वो खुद आएंगे या वो किसी को नॉमिनेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस रिवायत को अभी भी कायम रहना चाहिए। ये ठीक है कि किसी एक पर्टिकुलर शख्सियत के ऊपर अगर कोई ठोस वजूहात हों तो एतराज किया जा सकता है कि मेरे ख्याल में ये शख्सियत मौजू नहीं है। उसकी बजाय लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहा जा सकता है कि किसी और नाम को वो पेश कर दें। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये बात तय हो चुकी है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही इसका फैसला करे और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन है वो अपोजिशन से ही होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक वजूहात हों उसके खिलाफ
उसकी बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में इन प्रिंसिपल तो ये सब असेंबलियों में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ इकदामात उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, कुछ मुतालबात मान भी लिए गए हैं, लेकिन क्या अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो अपना एहतजाज ख़त्म कर रही है? हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और मुजाहिरीन का मौक़िफ़ क्या है? एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।